In today's class, we are going to proceed with our next chapter NCERT examiner, that is chapter 4 determinants. प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 के एनसीईआरटी एग्जामिनर को कंप्लीट किया है और मैंने तब आपको ये भी कहा था कि नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद चैप्टर 4 एनसीईआरटी एग्जामिनर। ठीक है। अब देखो जो आपका करंट सेशन है 2022-23 सेशन में जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट है वो वाला कंसेप्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो वो क्वेश्चन हम एनसीईआरटी एग्जामिनर के नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर द करंट सेशन। ठीक है। अब जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी एग्जामिनर को स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप खुद भी चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने अभी चेक किया है, ये सारे के सारे उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है जो करंट सेशन में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.2 ऑफ योर एनसीईआरटी। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 10। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट दिस इज द डेटर्मिनेंट वैल्यू, कि ये जो डेटर्मिनेंट है आपका इट विल बी इक्वल टू 0। It will be equal to 0. Now that's what we have to prove and this is the given condition. This is the given condition, right? This is the given condition. तो देखो प्रूविंग क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके फिर राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, हमें प्रूव करना है that this determinant is equal to 0. तो we will take the left hand side, that is 1 cos c cos b cos c 1 cos a cos b cos a 1. This is the left hand side, right? Now what we will do, we will expand this determinant, expand along r1, expand along r1 we get। जब हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग r1 बट वी विल हैव, अब किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, अगर आप r1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो हमने लिखा 1, राइट। अब 1 जो ये एलिमेंट है इसकी रो और इसकी कॉलम को हम हाइड कर देंगे। 1 जो एलिमेंट है जिस रो और कॉलम में, उस कॉलम और रो को हम हाइड कर देंगे। ठीक है। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, 1 into 1, 1 into 1 that is 1 minus cos a into cos a that is cos square a, that is cos square a। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होता है R1 में। अब ये डायमंड एलिमेंट, जैसे कि मैंने जब ये चैप्टर बताया था तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जो डायमंड एलिमेंट जो डायमंड की शेप में आता है, लाइक यू कैन सी दैट ये डायमंड की शेप में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, डायमंड की शेप में ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे नेगेटिव होते हैं। ये जो डायमंड की शेप जैसे आता है ना प्लेइंग कार्ड्स में जो डायमंड की शेप बनती है, ये डायमंड की शेप में जो ये एलिमेंट आते हैं 1 2 3 4 ये नेगेटिव होते हैं। ये क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक है। तो फर्स्ट रो में हमारा जो cos c है वो डायमंड एलिमेंट है, तो ये नेगेटिव होगा। तो हम कैसे लिखेंगे आगे, माइनस कॉस सी। नाउ व्हाट वी विल डू, अब cos c जो ये एलिमेंट है जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हम हाइड कर देंगे। नाउ व्हाट वी विल हैव, cos c into 1 that is cos c, तो आपने लिखा cos c, देन विद माइनस साइन cos a into cos b, cos a into cos b। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ थर्ड एलिमेंट इज cos b, थर्ड एलिमेंट इज cos b, तो आपने लिखा, ये डायमंड एलिमेंट नहीं है तो इसको प्लस में ही लिखेंगे हम, प्लस cos b। अब cos b जिस रो में है उसको हाइड करो और जिस कॉलम में हम उसको हाइड कर देंगे। नाउ व्हाट वी विल हैव, cos c into cos a that is cos a cos c, with minus sign, then minus sign cos b into 1 that is cos b, that is cos b। ये क्लियर हो गया? ठीक है। now what we will have, it is equal to 1 minus cos square a minus cos c into cos c minus cos square c
माइनस कॉस सी और माइनस कॉस ए कॉस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस बी इंटू कॉस ए कॉस सी, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, और प्लस माइनस दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, जो कॉस स्क्वायर वाली टर्म्स है, 1 - cos² है और माइनस कॉस सी इंटू कॉस सी, ये कॉस स्क्वायर सी होगा भाई, ये कॉस स्क्वायर सी है, ये माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब 1 - cos² है, देन कॉस स्क्वायर बी एंड माइनस कॉस स्क्वायर सी। अब देखो कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो ये हो गया +2 cos A cos B cos C। अब इसके आगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ा जाए, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको यूज करते हैं, A + B + C = 0। तो आपने लिखा नाउ A + B + C = 0, और ये आपको क्या है, दिस हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। तो कैन आई से दैट A + B = -C। अब देखो सभी जगह कॉस दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय कॉस, तो कॉस ऑफ A + B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ऑफ -C। कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज कॉस ऑफ A + B, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये क्लियर हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट में भी लिख देता हूँ सारी चीजें, कॉस ऑफ -θ इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। एंड सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आप ये देखो यहाँ आपको एक आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, दैट इज 2 cos A cos B। भाई cos C की वैल्यू तो आपके पास आ गई, इसकी तो आप वैल्यू यूज कर सकते हो, व्हाट अबाउट 2 cos A cos B। तो 2 cos A cos B क्या होता है, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A + B + cos A - B, राइट। तो कैन आई से दैट our left hand side now be equal to, our left hand side now be equal to 1 - cos² A -cos² B -cos² C, 2 cos A cos B। 2 cos A cos B क्या होता है, प्लस cos A + B और प्लस cos A - B, राइट। और इंटू में क्या हो जाएगा, cos C, इंटू में क्या हो जाएगा, cos C। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट कैन वी डू, देखो इट विल बी इक्वल टू 1 - cos² A -cos² B, और ये हो गया -cos² C, राइट। प्लस cos A + B की वैल्यू क्या है, cos A + B इज इक्वल टू cos C, तो cos A + B की जगह आप क्या लिख सकते हैं, cos C। तो ये हो गया cos C प्लस cos A - B, और इंटू में क्या हो जाएगा, cos C, इंटू में क्या हो जाएगा, cos C। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 1 - cos² A -cos² B -cos² C। अब देखो cos C को cos C से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस cos² C, और प्लस क्या हो जाएगा, cos A - B इंटू cos C। ये क्लियर हो गया। इट विल बी इक्वल टू 1 - cos² A -cos² B माइनस, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया आपका, कैंसिल, प्लस cos A - B प्लस cos A - B, राइट। और cos C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos C को आप लिख सकते हो cos A + B, ये क्या हो जाएगा, cos A + B। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू 1 - cos² A
माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट। एंड cos a plus b, cos a plus b is equal to cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो, जहां आपने cos a माइनस बी लिखा है, जहां आपने cos a माइनस बी लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, राइट। एंड cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, ये एक प्रॉपर्टी बन गई आपकी, क्या, ये हो गया आपका x प्लस वाई और ये हो गया x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कहना है से दैट इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखो a प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, दिस इज योर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज योर वाई स्क्वायर, राइट। नाउ इट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। तो फिफ्थ कंसेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। सारा हमने कॉस में चेंज कर लिया, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब ध्यान से देखो, माइनस, मैं इसको पहले एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मतलब बिल्कुल साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको समझना इजी हो जाए। ये इस तरह से है, राइट। अब देखो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस विद इन ब्रैकेट। देखो, अगर आप 1 को 1 से करोगे तो 1 ही आएगा, और अगर 1 को माइनस कॉस स्क्वायर बी से करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर बी आएगा। इसी तरह से माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ये इस तरह से हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। देखो, ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर बी, राइट। और माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो, माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, माइनस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी कैंसिल, +1 -1 प्लस माइनस, it is equal to 0, it is equal to 0, and you can see that this is the right hand side and it is equal to RHS, right? Hence proved. This is the complete solution of question number 10. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 to 9 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो हमें नहीं करने हैं। 20 to 23 सेशन जो आपका करंट सेशन है उसमें आपको वो चीजें नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 10 से, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इज इट क्लियर, ठीक है।
Now next question is question number 11. Question is if the coordinate of the vertices of an equilateral triangle, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसकी जो साइड है उसकी लेंथ क्या है a। अब आपको देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड अगर a है तो a स्क्वायर होना चाहिए, राइट। और वर्टिसेस के हिसाब से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो क्या गिवन है, वो कैसे निकाला जाता है वो भी हमने क्लास 12 में पढ़ा था। देखो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट फार्मूला इट इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा था, ठीक है। कि अगर आपको तीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एक हो गया x1 y1, एक हो गया x2 y2 और x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ मॉड्यूलस x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, राइट। यही कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। हम इस तरह से लिखेंगे we know that area of triangle with vertices x1 y1 x2 y2 x3 y3 is given by this, right। अब अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करता हूं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर। तो यही हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर। अब देखो क्यों क्या कर रहा हूं मैं, बिकॉज यहां देखो इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है मुझे। तो डेल्टा स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और ये हो गया ऐसे आपका, ठीक है। फिर हम लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। वी नो दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल area of an equilateral triangle area of an equilateral we know that area of an equilateral triangle with side A is, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, यही हो जाएगा। ओके अब ये डेल्टा स्क्वायर है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डेल्टा स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे डेल्टा स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग वो साइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/16 a स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 एंड 2, देखो कैन आई से दैट 3/16 a स्क्वायर will be equal to 1/4 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 4 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3/16 इंटू 4 इंटू a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और होल स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। 4 4 जा 16, तो व्हाट वी विल हैव 3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होल स्क्वायर। और देखो यही आपको प्रूव करना था दैट 3a⁴/4 अपने एक मिनट जब हमने स्क्वेयरिंग वो साइड किया तो ये पावर में 2 था, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा पावर में 4 4। अब चेक करो 3/4 a⁴ 3/4 a⁴ and square of this determinant value and square of this determinant value, right? That's what we have to prove.
Hence proved. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Now our next question is question number 12. Find the value of theta satisfying. This is the value equal to 0. अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है कि ये जो हमारी मैट्रिसेस है इट इज इक्वल टू 0. राइट. एक्चुअली दिस इज नॉट मैट्रिसेस, आप ये कह सकते हो कि दिस इज डेटर्मिनेंट. दिस इज डेटर्मिनेंट. द वैल्यू ऑफ दिस डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. तो आपकी थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है. इज इट क्लियर? ठीक है. अब देखो, जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, आप चाहो तो डायरेक्टली इवेल्युएट कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ ध्यान दो, आपको सेम नंबर दिखाई दे रहा है. तो थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? कि अगर मैं कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा दूं C1 माइनस C2, तो उससे क्या होगा कि ये जो एलिमेंट है आपका ये 0 हो जाएगा और हमें सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा. तो पहले ये ऑपरेशन लगा लेते हैं कि सभी के सभी जो कॉलम 1 के एलिमेंट है उन सभी में से हम C2 के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं. तो व्हाट वी विल हैव, सो इट विल बी, देखो पहले क्या होगा, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1. तो जब 1 में से आप 1 को माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0. देन -4, कॉलम 1 के सेकंड एलिमेंट को मैं कॉलम 2 के सेकंड एलिमेंट से माइनस कर रहा हूँ. -4 -3, तो ये क्या हो जाएगा, -7. देन 7 माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस. तो 7 + 7 क्या हो जाएगा, 14. तो ये हो गया 14. कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया था, कॉलम 1 के एलिमेंट पर ऑपरेशन लग गया. ठीक है. बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी सब आपका एज इट इज ही रहेगा. तो कॉलम 2 के एलिमेंट्स क्या है, 1 3 -7. कॉलम 3 के एलिमेंट्स क्या है, sin 3 थीटा, cos 2 थीटा और -2. राइट. और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0. नाउ व्हाट वी विल डू, एक्सपेंड. भाई हमारे लिए सबसे इजी एक्सपेंशन क्या होता है, अलोंग R1. तो एक्सपेंड अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1. और R1 में डायमंड एलिमेंट क्या है आपका, 1. तो फर्स्ट तो हो गया 0. अब 0 के साथ तो कुछ भी आएगा 0 ही हो जाएगा. डायमंड एलिमेंट है तो -1. अब 1 वाला जो एलिमेंट है उसके रो और कॉलम एलिमेंट्स को हाइड कर दो. तो व्हाट वी विल हैव, -7 इंटू -2. तो कैन आई से दैट 14. राइट. देन माइनस साइन, देन माइनस साइन, और क्या हो जाएगा, 14 इंटू कॉस 2 थीटा. तो ये हो जाएगा -14 cos 2 थीटा. राइट. उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, +sin 3 थीटा. तो आपने लिखा +sin 3 थीटा. अब sin 3 थीटा वाले एलिमेंट्स हाइड कर दो, रो और कॉलम एलिमेंट्स हाइड कर दो. -7 इंटू -7 क्या हो जाएगा, 49. विद माइनस साइन 14 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 42. तो ये हो गया 42. ये क्या हो गया, 42. राइट. राइट. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. नाउ व्हाट वी विल हैव, ये तो 0 हो गया. तो -1 इंटू 14 क्या हो जाएगा, -14. माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14 cos 2 थीटा. और 49 -42 ये हो जाएगा 7 sin 3 थीटा. 7 sin 3 थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0. राइट. अब देखो 7 से दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं. डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 7. तो इट इज -7. 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, और ये क्या हो गया, 0. ये क्लियर हो गया. ठीक है. अब हम क्या कर सकते हैं, देखो मैं cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये हो गया 2 cos 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा इक्वल टू 7. मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ. अब cos 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा. और sin 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7. इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 7. राइट. अब ये हो जाएगा 2 -2 2 जा 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, 4 sin क्यूब थीटा. +7 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो -7 इक्वल टू 0. राइट. नाउ व्हाट वी विल हैव, -4 sin क्यूब थीटा
-4 साइन स्क्वायर थीटा +3 साइन थीटा और -7 + 2, -7 + 2 क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और -5 को एक काम करते हैं हम, इक्वल टू में 5 कर लेते हैं। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 5। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन थीटा और -3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। -1 और -7 × -2 क्या हो गया, 14 और माइनस क्या हो गया, 14 cos 2 थीटा। ये ठीक है। फिर क्या हो गया, +sin 3 थीटा -7 × -2 क्या हो गया, +sin 3 थीटा। तो -7 × -7 क्या हो गया, 49 -14 × 3 क्या हो गया, -42। ये भी ठीक है। और इसके बाद फिर ये क्या हो गया हमारा, -1 × 14 -14 माइनस माइनस क्या हो गया, 14 cos 2 थीटा। 49 -42 हो गया 7, तो ये हो गया 7 sin 3 थीटा = 0। ये भी ठीक है। फिर हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया। यहाँ गड़बड़ हो गई। जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा। जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो ये होगा -2। ये क्या होगा, -2। ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -2 प्लस, फिर ये नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -2 प्लस cos 2 थीटा को आपने क्या लिखा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और sin 3 थीटा को लिखा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा = 0। नाउ व्हाट वी विल हैव, ओके नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा -2 + 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 -2 × 2 = 4 साइन स्क्वायर थीटा +3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा = 0 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। आप देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। प्रॉपर ऑर्डर में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -4 साइन क्यूब थीटा -4 साइन स्क्वायर थीटा +3 साइन थीटा = 0। और अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 4 साइन क्यूब थीटा +4 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा। जो माइनस कॉमन लिया वो 0 के साथ जाके 0 ही हो जाएगा। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा +4 साइन थीटा -3 = क्या हो जाएगा, 0। अब देखो इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ इधर sin 0 और 4 साइन स्क्वायर थीटा +4 साइन थीटा -3 = 0। अब sin 0 का मतलब क्या है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू n पाई होती है। जब sin 0 के इक्वल होता है, ये जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट होता है आपका, कि अगर sin 0 के इक्वल है तो इसका मतलब θ = n पाई। दिस इज द कंसेप्ट हो, यानी कि कोई भी कोई भी इंटीजर ले लो आप, 2 पाई 3 पाई, मल्टीपल ऑफ पाई में साइन की वैल्यू 0 होती है, तो आपने कभी थीटा मल्टीपल ऑफ पाई में कुछ भी हो सकता है। आपको थीटा की वैल्यू बतानी है ना, तो आपने क्या दिया कि थीटा यहाँ पर जो है, अगर sin 0 के इक्वल है तो थीटा मल्टीपल ऑफ पाई में कुछ भी होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से तो थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब इधर देखो, ये क्वालिटी की क्वेश्चन है। 4 × 3 = क्या होगा, 12। 12 के ऐसे फैक्टर बनाओ +4 हो जाए, 6 × 2 = 12। तो इसको मैं लिखूं 4 साइन स्क्वायर थीटा +6 साइन थीटा -2 साइन थीटा -3 = 0। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। विच इम्प्लाइज, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखो 4 और 6 से कॉमन आ जाएगा 2, तो आपने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया। 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा +3। और यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, -1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा
+3 इक्वल टू 0, +3 इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। विच इम्प्लाइज 2 sin θ +3 और 2 sin θ -1 = 0। अब देखो, अगर 2 sin θ +3 0 के इक्वल होगा, तो sin θ इक्वल टू कैन आई से दैट -3/2 होगा। और अगर 2 sin θ -1 = 0 होगा, तो sin θ की वैल्यू क्या होगी? 1/2। Now we know that कि sin θ की जो रेंज होती है वो क्या होती है? -1 to 1। sin θ जो लाई करता है, sin θ लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 और 1 के बीच में लाई करता है ना sin θ, -1 to 1। अब -3/2 जो है आपका, वो इससे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, -1 पॉइंट समथिंग, तो वो इस रेंज का पार्ट नहीं है, तो ये वैल्यू तो नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली क्या हो गया कि sin θ इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/2। और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? sin30 की। तो ये हो गया sin θ इज इक्वल टू sin π/6। ये क्लियर हो गया। फिर हम जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट यूज करेंगे, यूजिंग sin θ इज इक्वल टू sin α। अगर sin θ इस फॉर्म में होता है, if sin θ is equal to sin alpha, then θ is equal to n pi plus -1 n अल्फा के इक्वल होता है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन। तो अगर sin θ, ये sin π/6 का मतलब ये हमारा कौन सा फॉर्म आ गया? sin अल्फा। तो इसका मतलब जो हमारा थीटा है वो क्या होगा? n पाई प्लस -1n, और अल्फा क्या है आपका? π/6 राइट। देयरफॉर इधर थीटा इज इक्वल टू n पाई, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई प्लस -1n π/6। ठीक है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, देखो, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट। दिस इज अगेन द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, if this determinant value is equal to 0, then find the value of x, देखो, पहले वही हम कोशिश करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, R1 पे मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स R1 के सभी एलिमेंट्स में मैं R2 और R3 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंगली। कहने का मतलब क्या है कि ये R1 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें हम प्लस कर देंगे इस एलिमेंट को, और इसमें हम प्लस कर देंगे इस एलिमेंट को। तो व्हाट वी विल हैव, देखो, 4 - x प्लस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस x। तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 12 प्लस एक्स, तो 12 प्लस एक्स आ जाएगा। तो कैन आई से दैट, तो R1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा? 12 प्लस एक्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब सेकंड एलिमेंट जो है R1 का, फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है, इसमें हम ऐड कर देंगे R2 का सेकंड एलिमेंट और R3 का सेकंड एलिमेंट। तो व्हाट वी विल हैव, देखो, 4 प्लस 4 प्लस 4 12, अगेन प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, तो ये हो गया 12 प्लस एक्स। कितना हो गया? 12 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 प्लस एक्स। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन जो R1 का थर्ड एलिमेंट है, उसमें हम ऐड कर देंगे R2 का थर्ड एलिमेंट और R3 के थर्ड एलिमेंट को। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 12, राइट। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, और ये भी हो गया 12 प्लस एक्स, ये भी हो गया 12 प्लस एक्स, ठीक है। तो R1 पर ऑपरेशन लगाया था, बाकी की रो एज इट इज ही रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, देन 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, और 4 माइनस एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। इक्वल टू में दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, देखो, R1 के सभी एलिमेंट आपके सेम है, तो आप कॉमन ले सकते हो, टेकिंग 12 प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम
R1, व्हाट वी विल हैव 12 प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 1। देन सेकंड रो एलिमेंट हम एज इट इज लिखेंगे 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स एंड 4 माइनस एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया, इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो फर्दर आइडेंटिकल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको 1 1, तो आप क्या करोगे, C1 पे ऑपरेशन लगा दो। हमने C1 पे ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2, तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स, और देखो C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 0, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया आपका 0। देन 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो मैं लिखूं इसको 2x, ये हो गया 2x। देन जो C1 का थर्ड एलिमेंट है, इसमें से हम माइनस कर देंगे C2 के थर्ड एलिमेंट को, C1 माइनस C2 कर रहे हो आप, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स माइनस 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स, तो 4 भी कैंसिल x भी कैंसिल, तो ये कितना हो गया आपका 0, तो ये कितना हो गया 0, राइट। अभी हो गया 1, 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स 1, 4 प्लस एक्स, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखो आर C1 के जो एलिमेंट्स है इसमें 2 0 आ गई, तो हमारे लिए अब इजी क्या है, एक्सपेंड अलोंग C1। हमारे लिए इजी क्या है, एक्सपेंड अलोंग C1, एक्सपेंड अलोंग C1 वी गेट, एक्सपेंड अलोंग C1 वी गेट, देखो तो फर्स्ट एलिमेंट, अब देखो अगर मैं डायमंड एलिमेंट की बात करता हूँ, तो इसमें जो 2x है वो डायमंड एलिमेंट है, राइट। तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स, फर्स्ट तो 0 ही है, फिर होगा माइनस 2x। अब 2x वाले केस में 2x जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसके सारे एलिमेंट हाइड कर दो। नाउ व्हाट वी विल हैव 1 इंटू 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स इंटू 1 दैट इज 4 प्लस एक्स, तो ये हो गया, देखो माइनस करोगे तो माइनस 4 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट एलिमेंट 0 है, लास्ट एलिमेंट क्या है 0, आप ऐसे लिख के इसको शो कर सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल गेट, ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स माइनस 2x, 4 माइनस 4 तो कैंसिल हो जाएगा, और माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2x, एंड द होल वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है 0 के, तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स और माइनस माइनस प्लस 4x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी 0 होने का मतलब क्या है, ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या फिर जो ये वैल्यू है हमारी ये 0 के इक्वल हो जाए। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब अगर ये 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होगी -12, और ये 0 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। therefore we can say that x is equal to -12 or 0, and this is the final answer of this question. is it clear, ठीक है। now next question is question number 14. question number 14 is if a1 a2 a3 up to ar are in gp, then prove that the determinant, this is the value of determinant is independent of r। तो पहले तो मैं आपको जीपी का कंसेप्ट बता देता हूँ। जैसे आपने एपी पढ़ा है वैसे जीपी है, जीपी का कंसेप्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। जीपी में क्या होता है, जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या होता है कॉमन डिफरेंस सेम होता है, और जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो। जैसे मैं जीपी का एग्जांपल लेता हूँ 2 4 8 16, ये जीपी का एग्जांपल है। जैसे एपी में क्या होता था हम कॉमन डिफरेंस निकालते थे डी, यहाँ पर हम निकालते हैं कॉमन रेशियो जिसका सिंबल होता है आर, और ये कैसे निकाला जाता है a2/a1 a3/a2 या a4/a3, यानी कि एक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो
A2/A1 तो क्या होगा 4/2, A3/A2 क्या होगा 8/4, A4/A3 क्या होगा 16/8। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये भी हो गया 2, ये भी 2। इसका मतलब ये एक जीपी है, ये एक जीपी है, ठीक है। जैसे आप एपी में जैसे आप एपी में nth टर्म फाइंड करते थे ए एन, तो किसके इक्वल होता था A+n-1 × d। उसी तरह से जीपी में भी जो nth टर्म होता है ए एन, वो इक्वल होता है AR⁻n-। ए यहाँ पर क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, एन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्म, आर रिप्रेजेंट करता है कॉमन रेशियो। अब ये जो कंसेप्ट है ए एन वाला, ये हम इस क्वेश्चन में यूज करें। ये जो कंसेप्ट है हमारा ए एन, कंसेप्ट क्या है कि ए एन इज इक्वल टू 4 जीपी ए एन किसके इक्वल होता है ए आर, यानी कि जो एनथ टर्म ऑफ जीपी होती है इट इज इक्वल टू AR⁻n-1, राइट। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A1, A2, A3 अप टू आर इन जीपी। अब थोड़ा सा देखो, हमने nth टर्म को क्या लिया था ए एन, तो वहां पर हम एन टर्म्स तक जा रहे थे, यहाँ पर आप आर तक जा रहे हो, तो जो आपका एन है वो यहाँ पर किसको रिप्लेस करेगा आर को। पहले तो ये चीज समझो। तो कैन आई से दैट, अब हम nth टर्म को फिर कैसे लिखें भाई, होता क्या है ए एन इज इक्वल टू AR⁻n-1, पर यहाँ पर जो एन है लास्ट टर्म है वो ए आर है। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिखेंगे ए आर, तो जहां एन है वहां आर आ गया। तो एक काम करते हैं, जो कॉमन रेशियो का स्मॉल आर सिंबल है उसको कैपिटल आर कर देते हैं, और जहां एन है उसकी जगह क्या हो जाएगा r-1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप देखो आपका अब इसी चीज को देखो, यहाँ पर ये वैल्यूएशन है AR+1। अब अगर ए आर की वैल्यू ये है तो AR+1 की वैल्यू क्या होगी ए कैपिटल आर, आर की जगह आप R+1 लिखो, तो ये हो जाएगा R+1-1, दैट इज AR स्मॉल आर। ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं AR+7 की वैल्यू लिखता हूँ, AR+7 तो ये क्या हो जाएगा ए कैपिटल आर। अब हम आर को किससे रिप्लेस करेंगे R+7 से, तो ये हो जाएगा ए कैपिटल आर, R+6। तो कहने का मतलब है देखो 1 है तो यहाँ पर R+0 हो गया, 7 है तो R+6 हो गया, यानी कि एक वैल्यू कम हो रही है भाई, n-1 होता है तो एक वैल्यू कम होगी। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि AR+11 क्या होगा, अब आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर 11 है तो 11-1 क्या होगा 10, तो ये हो जाएगा AR⁻r+10, राइट। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं AR+5 क्या होगा, AR+5 तो आप क्या कहोगे AR⁻4। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो इसका मतलब ये कि जो आपका गिवन डेटर्मिनेंट है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट। तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू R+1 है तो क्या हो जाएगा AR, R+7 है तो क्या हो जाएगा, हमने R+1 है तो क्या हो जाएगा ए कैपिटल आर, रेस टू पावर क्या होता है n-1, तो स्मॉल आर हो जाएगा भाई, अभी आपने वैल्यू निकाली है ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर। इसी तरह से R+7 है तो क्या हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर R+6। भाई प्लस वाली जो वैल्यू उसमें से 1 माइनस करते जाओ, बाकी एज इट इज, तो ये हो जाएगा R+6। ऐसे 11-1 क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर, ये पूरा हो जाएगा R+10। तो ये क्या हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर R+5-1 4। ये हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर 11-1 क्या हो जाएगा 10।
और ये क्या हो जाएगा, ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर प्लस 17 माइनस 1 क्या हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा, ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर प्लस 8। ये हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14। और ये हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर प्लस 21 माइनस 1 क्या हो जाएगा 20। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, ये आपके पास वैल्यूएशन आ गई। नाउ देखो, ये आपका ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर इंटू आर रेस टू पावर 4। इसको भी आप लिख सकते हो ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर इंटू आर रेस टू पावर 8। और फिर ये हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर, देखो ये आर प्लस 6 है, इसको तो आर प्लस 6 ही रहने दो। इसको हम ब्रेक करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए कैपिटल आर रेस टू पावर, देखो 10 को आप लिख सकते हो 6 प्लस 4, तो क्या मैं इसको लिखूं आर प्लस 6 इंटू आर रेस टू पावर 4। अब यहाँ भी देखो आर प्लस 6 है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 6 प्लस 8। तो ये क्या हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर प्लस 6, ये एक साथ हो गया, और प्लस 8 को आपने इंटू में कर दिया कैपिटल आर रेस टू पावर 8। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर प्लस 10, ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर प्लस 16, और ए कैपिटल आर रेस टू पावर आर प्लस 20। ये क्लियर हो गया ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम न्यूमरेटर वी कैन टेक ए आर रेस टू पावर आर कॉमन फ्रॉम R1, मैं न्यूमरेटर कह रहा हूं, फ्रॉम रो वन वी कैन टेक ए आर रेस टू पावर आर कॉमन, and from second row we can take ar raised to power r plus 6 common. What we will have, देखो in the first row we will have 1 r raised to power 4 r raised to power 8, 1 r raised to power 4 r raised to power 8, और इसको एज इट इज लिख दो। अब आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आर रेस टू पावर आर प्लस 16 ए आर रेस टू पावर आर प्लस 20, इट विल बी इक्वल टू ए आर रेस टू पावर आर ए आर रेस टू पावर आर प्लस 6 इंटू 0। ये 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, दिस इज द रूल ऑफ डेटर्मिनेंट, कि अगर कोई भी दो रोज आइडेंटिकल होती है, दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं, तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। तो फाइनल आंसर क्या हो गया 0। तो आपको यही प्रूव करना था कि जो भी आपका आंसर आएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो आप कह सकते हो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द पॉइंट, इस पॉइंट को आप ले लो x1 y1, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं x2 y2, और ये पॉइंट हो गया x3 y3। अब आपको कहा जा रहा है आपको शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप ये प्रूव कर दो कि ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो ये प्रूफ हो जाएगा। और वो कैसे प्रूव करोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है आपका वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ डेटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यही होता है, ठीक है। Now can I say that it will be equal to half x1 क्या है आपका a प्लस 5, तो आपने लिखा a प्लस 5। फिर x2 क्या है a माइनस 2, तो आपने लिखा a माइनस 2। x3 क्या है a, तो आपने लिखा a। देन y1, तो y1 क्या है a माइनस 4, तो आपने लिखा a माइनस 4। y2 क्या है a प्लस 3, तो आपने लिखा a प्लस 3। और y3 क्या है a, देन 1 1 1।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, R1 पे ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 माइनस R3, और R2 पर ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 माइनस R3। मीन्स R1 के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और R2 के सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम R3 के एलिमेंट्स को माइनस करें। देखो अब इससे ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, नाउ इट विल बी इक्वल टू हाफ। हाफ R1 का जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो है a+5, तो R3 के फर्स्ट एलिमेंट से इसको माइनस करो तो आपका हो जाएगा a+5 माइनस R3, तो माइनस a, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो R1 का सेकंड एलिमेंट है a-4, इसमें से हम R3 के सेकंड एलिमेंट को माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा -4, तो यहां आपने लिखा -4। देन थर्ड एलिमेंट 1 - 1, तो ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ आपने लिखा 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, तो क्या हो जाएगा a-2 माइनस a, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ आ जाएगा -2। देन a माइनस सॉरी R2 माइनस R3, तो a+3 माइनस a+3 माइनस ये भी कैंसिल होके क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ आपने क्या लिखा 3। देन 1 - 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। नाउ a और 1, अब देखो सिंप्लीफाई हो गया। जो आपका कॉलम 3 है उसमें 2 एलिमेंट 0 है, तो हम किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग कॉलम 3, एक्सपेंड अलोंग C3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ। देखो फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसमें डायमंड एलिमेंट कोई है, ये डायमंड एलिमेंट था पर ये ऑलरेडी 0 है, तो 0 - 0 +1। अब वन वाले केस में जो भी इसके रो एलिमेंट है 1 के और 1 के कॉलम एलिमेंट्स को हाइड कर दो। व्हाट वी विल हैव 5 3 जा 15, तो आपने लिखा 15। देखो माइनस माइनस, तो 2 4 जा 8, +8 आएगा और एक माइनस होता, तो ये हो जाएगा -8। तो माइनस जो यहाँ पर हम फॉर्मूले में होता है और माइनस माइनस +8, तो ये हो गया 8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली आप देखो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ 15 - 8 क्या होता है 7, इट इज इक्वल टू 7/2 स्क्वायर यूनिट, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल is not equal to 0, therefore given points are non-collinear, that is do not lie on same line, this is the final answer of this question. Is it clear, ठीक है। Now next question is question number 16. Show that triangle ABC is an isosceles triangle. अब isosceles triangle में क्या होता है, या तो अपोजिट साइड इक्वल होती है या अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इफ द डेटर्मिनेंट, आपको डेटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है और ये 0 के इक्वल है, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो तो आप प्रूव करो कि ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये आपका कॉलम 1 है, राइट। दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। तो व्हाट वी कैन डू हियर, हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं कि कॉलम 1 के सभी एलिमेंट्स में से कॉलम 3 के एलिमेंट्स को माइनस कर सकते हैं, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और मैं इसको भी 0 बना सकता हूँ। कॉलम 2 के भी सभी एलिमेंट्स में से हम कॉलम 3 के एलिमेंट्स को माइनस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैंने ये 2 ऑपरेशन एक साथ इसलिए लगाया है कि जिसके रिस्पेक्ट में लगाया उस पर कोई ऑपरेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि C1 पर C1 - C2 कर दो फिर C2 पे ऑपरेशन लगा रहे हो। आपने ऑपरेशन C1 पर लगाया और C2 पर लगाया, और दोनों का ही ऑपरेशन लगा किस पर है, C3 पर कोई ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह से हम 2 ऑपरेशन हम एक साथ ले सकते हैं
पर कब ले सकते हैं? जब जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑपरेशन लगा रहे हो उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां आपने ऑपरेशन लगाया है C1 और C2 पर, C3 पर कोई ऑपरेशन नहीं है। तो अगर मैं C1 पर C3 के रिस्पेक्ट पर ऑपरेशन लगा रहा हूं और C2 पर भी C3 के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन लगा रहा हूं, तो ये हम एक साथ लगा सकते हैं, बिकॉज C3 पर कोई ऑपरेशन नहीं है। जो एलिमेंट चेंज होंगे वो C1 और C2 के होंगे, C3 के कोई चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो व्हाट वी विल हैव, देखो 1 - 1 तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो मैं लिखूं कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब यहां देखो 1 प्लस कॉस ए, इसमें से आपने इसको माइनस करना है C3 के सेकंड एलिमेंट को, तो ये हो जाएगा -1 माइनस कॉस सी। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कॉस ए माइनस कॉस सी। तो आप लिखो कॉस ए माइनस कॉस सी। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से कॉलम 1 का जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए, इसमें से हम माइनस कर देंगे कॉलम 3 के थर्ड एलिमेंट को, माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस सी। ये क्लियर हो गया। तो व्हाट वी विल हैव नाउ, तो थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर सी और माइनस कॉस सी। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। तो देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह से देखो जैसे ये cos A माइनस cos C आया है, तो ये क्या हो जाएगा? cos B माइनस cos C, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और जिस तरह से आपका देखो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर B प्लस cos B, cos स्क्वायर B प्लस cos B माइनस cos स्क्वायर C और माइनस cos C। ये क्लियर हो गया। ठीक है, C3 पर कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इसके एलिमेंट एज इट इज लिखो। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस सी, और थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, एंड द होल वैल्यू इज इक्वल टू 0। होल वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया, होल वैल्यू इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो जी। अब आप ये देखो कि जो आपका R1 है उसके दो एलिमेंट्स आपके 0, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस सी, और इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले मैं इसको एक साथ लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी, और प्लस में क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस कॉस सी। सेकंड कॉलम में क्या हो जाएगा? 0 कॉस बी माइनस कॉस सी। ऐसे ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो आपने लिखा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी, प्लस में क्या हो जाएगा? कॉस बी, और माइनस में क्या हो जाएगा? कॉस सी, और थर्ड उसमें क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस सी, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी। ये क्लियर हो गया। ठीक है, और ये पूरी जो वैल्यू है हमारी, इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी, और प्लस में ये आ जाएगा कॉस ए माइनस कॉस सी। ये क्लियर हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 0, फिर आ जाएगा कॉस बी माइनस कॉस सी,
तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी, ए माइनस बी कॉस बी माइनस कॉस सी, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस बी माइनस कॉस सी, राइट। इसको भी हम ब्रैकेट में ले लेते हैं इस तरह से। फिर आता है हमारा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, ये है वन, फिर है वन प्लस कॉस सी, और फिर है कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, और इक्वल टू में ये क्या है, जीरो, राइट। ओके चलो अब देखो, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, जो फर्स्ट एलिमेंट है C1 के, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हो जाएगा जीरो। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस ए। थर्ड वाले में देखो, यहां से मैं कॉस ए माइनस कॉस सी कॉमन ले सकता हूं। तो जैसे ही ये कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, कॉस ए प्लस कॉस सी, और प्लस में क्या हो जाएगा, वन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, फिर क्या है, कॉस बी माइनस कॉस सी। अगेन यहां से हम कॉमन ले सकते हैं कॉस बी माइनस कॉस सी, राइट। हम कॉमन ले सकते हैं कॉस बी माइनस कॉस सी। ये क्लियर है, ठीक है। तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस बी प्लस कॉस सी, और ये प्लस वन। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड कॉलम है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वन, देन वन प्लस कॉस सी, और फिर हो गया कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, एंड द होल डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। होल डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करता हूं, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करता हूं, अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करता हूं, तो यहां से आप देखो कॉस ए माइनस कॉस सी हम कॉमन ले सकते हैं, ये देखो। और अगर मैं सेकंड कॉलम की बात करता हूं, तो वी कैन टेक कॉस बी माइनस कॉस सी कॉमन, भाई ये देखो, राइट। तो व्हाट वी विल डू, टेकिंग cos A minus cos C and cos B minus cos C common from C1 and C2 respectively, ठीक है। तो what we will have now, तो ये हो जाएगा cos A minus cos C and then cos B minus cos C। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, वन, और आपने इसको कॉमन ले लिया, तो वी आर लेफ्ट विथ cos A प्लस cos C प्लस वन। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब सेकंड वाला देखो, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, फिर ये हो जाएगा वन, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, और फिर क्या हो जाएगा, cos b प्लस cos c प्लस वन। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट एज इट इज हो जाएगा वन, वन प्लस कॉस सी कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस सी, और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, देखो नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, ये हो गया आपका cos A माइनस कॉस सी, cos A माइनस कॉस सी। पहले मैं लिख देता हूं किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, देखो R1 में कितनी जीरो है, R1 में दो जीरो आ रही है, तो वी विल एक्सपेंड अलोंग R1, वी विल राइट इट एज, वी विल राइट इट एज एक्सपेंड अलोंग
एक्सपेंड अलोंग R1, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट क्या, कॉस ए माइनस कॉस सी, तो आपने लिखा कॉस ए माइनस कॉस सी, देन कॉस बी माइनस कॉस सी, राइट। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, सेकंड एलिमेंट जीरो है, इसमें तो कुछ करना नहीं है आपको। फिर थर्ड एलिमेंट हमारा आता है +1। थर्ड एलिमेंट क्या आता है, +1, तो आपने लिखा +1 +1, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, अब 1 वाले रो और कॉलम के एलिमेंट्स हाइड कर दो, तो 1 इंटू दिस, बट वी विल हैव कॉस बी प्लस कॉस सी +1 माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा अगेन कॉस ए माइनस कॉस सी और -1, ये भी क्लियर हो गया। एंड इट इज द होल वैल्यू इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, cos c और cos c कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया देखो, नाउ इट इम्प्लाइज cos a माइनस cos c, इट इम्प्लाइज cos a माइनस cos c इंटू cos b माइनस cos c, और ये हो गया cos b माइनस cos a, cos b माइनस cos a, और ये सारा किसके इक्वल होगा, 0 के। अब इसका मतलब क्या है, वो इसका मतलब यही हुआ ना, इट मीन्स इधर cos a माइनस cos c इक्वल टू 0 और cos b माइनस cos c इक्वल टू 0, और इट इम्प्लाइज cos b माइनस cos a इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि cos a इक्वल टू cos c, इसका मतलब क्या हुआ, cos b इक्वल टू cos c, एंड इट इम्प्लाइज cos b इक्वल टू cos। अब ये है क्या, ये एंगल ही है ना। अब अगर आप ये कहते हो कि cos b cos a cos c के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि a इक्वल टू c, इसका मतलब क्या है कि b इक्वल टू c, और इसका मतलब क्या है कि b इक्वल टू है। तो हम, इसका मतलब ये होगा जो हमारा ट्राइंगल है उसमें कोई ना कोई दो एंगल इक्वल है, या तो a c के इक्वल होगा, या b c के इक्वल होगा, या b a के इक्वल होगा। तो वो कौन सा ट्राइंगल होता है, इसकी दो एंगल्स इक्वल है। अगर अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड्स इक्वल, इट मींस एज टू एंगल्स of triangle are equal, that is two opposite sides are equal, two opposite angles, that is two opposite sides are equal। भाई अपोजिट एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, आर ऑल्सो इक्वल, which implies given triangle is an isosceles triangle, is an isosceles triangle। this is the final answer of this question, is it clear, ठीक है। Now next question is question number 17, which is the last question of short answer series। इसके बाद हमारे लॉन्ग आंसर शुरू होते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है फाइंड ए इनवर्स। अब डेटर्मिनेंट पे ए इनवर्स का कंसेप्ट क्या था, तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट लिख देता हूँ। ए इनवर्स हम डेटर्मिनेंट के कंसेप्ट से कैसे फाइंड करते थे, 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता था, राइट। 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज अवर एट कंसेप्ट, राइट। अब एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33, और इसका क्या होता था ट्रांसपोज, इसका क्या होता था ट्रांसपोज। अब कैपिटल A11 है क्या, ये सब है क्या, ये सारे के सारे क्या है, ये कोफैक्टर्स है, ये सब क्या है, कोफैक्टर्स। कैसे निकाला जाता है इसे, A11 कैसे फाइंड करते थे, -1 + 1, अगर 1 1 है तो 1 + 1 इंटू माइनर फैक्टर M11, यही करते थे।
ऐसे A12 क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, अगर 1 2 है तो 1 + 2 इंटू माइनर फैक्टर। ऐसे को फैक्टर A13 कैसे आएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, कुछ याद आया, M13। इसी तरह से सारी वैल्यूज हम फाइंड करते थे, यही करते हैं, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन में आओ, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ए इनवर्स, राइट। फिर हमें ये शो करना है, फिर हमें ये शो करना है, राइट। तो व्हाट वी विल डू नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स, राइट। फिर क्या प्रूव करना उस पर आते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है नहीं करता। तो क्या करोगे आप, पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो हम एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, एक्सपेंड अलोंग R1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट वैल्यू तो 0 है, फिर डायमंड एलिमेंट आया था -1। तो -1 के केस में क्या होगा, 1 के रो और कॉलम एलिमेंट हाइड कर दो, तो 1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो आपने लिखा 0 माइनस, फिर 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1। तो आपने लिखा -1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, +1, ये हो गया +1। अब इस एलिमेंट के रो और कॉलम एलिमेंट हाइड कर दो, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 -0। तो कैन आई से दैट 1 -0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, माइनस माइनस +1 +1, तो ये आ गया 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो नॉट इक्वल टू 0 है, तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर 0 होगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो पहला काम हो गया कि हमने ये चेक कर लिया और डेटरमिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर दी। अब हमें फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, कोफैक्टर्स, राइट। तो मैं डेटरमिनेंट की वैल्यू को पहले पेस्ट कर देता हूं। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A11। A11 क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इंटू M11। तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 M11। M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 0 × 0 0 -1 × 1 1, तो कितना हो गया, -1। तो M11 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो -1 रेज़ टू पावर 2 तो 1 हो गया, 1 × -1 क्या हो जाएगा, -1। तो आपका A11 आ गया। A11 हमने फाइंड कर लिया, राइट। अब हम फाइंड करेंगे A12। A12 तो ये क्या होगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू माइनर फैक्टर 1 2। तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। M12, अब M12 देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो 1 × 0 0 -1 × 1 1। तो M12 की वैल्यू क्या होगी, -1। तो यहाँ आप लिखोगे -1। अब ये पावर इवन है, तो -1 क्या हो जाएगा, +1। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A13। A13, तो A13, अब A13 क्या होगा, इसी तरह से -1 रेज़ टू पावर 1 + 3 और M13, राइट। तो -1 रेज़ टू पावर, देखो 3 + 1 इवन पावर है, इवन पावर है तो 1 ही हो जाएगा, इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, 1। अब M13 देखो, M13 का मतलब माइनर फैक्टर, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 -1 × 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 1। तो ये हो गया 1। तो A13 की वैल्यू भी आ गई आपकी 1। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे A21 A22 और A23। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। नाउ वी विल फाइंड A21 A22 एंड A23। A21 ये क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 2 + 1 इंटू माइनर फैक्टर 2 1। अब पावर देखो क्या है आपकी, और 2 + 1 3 होगा, तो ये तो हो जाएगा -1। M21 का मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड कर दो, तो बट वी विल हैव 1 × 0 दैट इज 0 -1 × 1 -1। तो ये कितना हो जाएगा, -1। तो ये हो गया आपका -1। अब माइनस माइनस क्या हो गया, +1।
ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a22। अब a22 क्या होगा, -1⁻²+2 इंटू m22। तो देखो पावर आपकी 2+2 4 है, तो ये तो हो जाएगा 1। m22 आप फाइंड करोगे सेकंड रो, तो सेकंड रो को हाइड कर दो, सेकंड कॉलम को हाइड कर दो। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो 0 - 1 कितना हो गया -1, तो ये हो गया -1, तो इट इज इक्वल टू -1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a23। तो ये क्या हो जाएगा, -1⁻² + 2 और ये हो जाएगा m23। अब 2 + 3 कितना होता है 5, तो ऑड पावर है तो ये हो जाएगा -1। और m23 तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1। ये कितना हो गया -1, तो मैं यहाँ लिखूं -1, तो ये हो गया +1। इज इट क्लियर, ठीक है। Now we will find the value of a31, a32 and a33. So first of all, this is the value of determinant. Now we will find the value of a31. a31 क्या होगा, -1⁻³ एंड -3 1, राइट। तो -1 देखो 3 + 1 4, 4 तो इवन हो गया, तो -1⁻⁴ क्या होगा 1। m31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, -0 इंटू 1 0, तो 1 ही होगा। इसका मतलब m31 की वैल्यू क्या हो गई 1, सॉरी, तो ये क्या होगा आपका 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे a32। अब a32 क्या होगा, -1⁻³ + 2 और -32, तो 3 + 2 तो हो गया 5, और पावर होगी तो ये हो गया -1। और m32 की वैल्यू क्या होगी, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू 1 0, -1, तो ये -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1, -1 क्या हो गया +1। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a33। -1⁻³ + 3 m33, यही होगा, ठीक है। अब 3 + 3 तो हो गया 6, दैट इज पावर इवन है, तो ये 1 हो गया। m33 में हम क्या करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0, -1, तो ये हो गया -1। कितना हो गया -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1। तो a33 की वैल्यू आ गई -1, a31 a32 a33, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 ट्रांसपोज। इसका क्या होता है ट्रांसपोज, राइट। तो इसका मतलब क्या, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 1 2 1 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, a21 a22 a23, थर्ड रो थर्ड कॉलम, a31 a32 और a33। अब 1 1 1 2 1 3, तो 1 1 कितना है -1 1 1, तो फर्स्ट कॉलम हो गया -1 1 1, तो ये हो जाएगा -1 1 1। और a21 a22 a23 सेकंड कॉलम क्या होगा 1 -1 1, तो ये हो गया 1 -1 और 1। देन थर्ड कॉलम 1 1 -1, तो थर्ड कॉलम क्या हो गया 1 सॉरी 1 1 -1। ये क्लियर हो गया 1 1 -1। तो इसका मतलब क्या, which implies A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A।
यही था फॉर्मूला। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 2 है, और ये हो गया हमारा -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1, ये कुछ इस तरह से आ गया, राइट। अभी मैं इसको यही छोड़ देता हूँ, राइट हैंड साइड देखते हैं हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 की जो हमारी राइट हैंड साइड है, दैट इज a² - 3i/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। Now this is the value of right hand side, right? This is the value of right hand side. First of all, what we need to do? We need to find the value of a². We need to find the value of a². We need to find the value of a². तो पहले मैं जो वैल्यू ऑफ ए है उसको कॉपी कर लेता हूँ। दिस इज द वैल्यू ऑफ a², a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, राइट। अब a² क्या होगा? अब यहाँ पर a नॉर्मल मैट्रिसेस है, तो आप इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 1 1 0 1 1 1 0, again 0 1 1 1 0 1 1 1 0, right? So it will be equal to, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, राइट। तो क्या होगा? 0 × 0 0 प्लस 1 × 1 +1, देन प्लस 1 × 1, ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लाई, +1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखो ये हमारी राइट हैंड साइड है, जिसको हमें लेफ्ट हैंड साइड हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a²। वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a²। तो a² इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² विल बी इक्वल टू a × a। अब यहाँ a आपका मैट्रिसेस है, a क्या है यहाँ पर? मैट्रिसेस, दैट इज 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0। फिर ये हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इट विल बी इक्वल टू 0 × 0, दैट इज 0, प्लस 1 × 1 1 प्लस 1 × 1 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगेन फर्स्ट एलिमेंट 0 × 1, दैट इज 0, प्लस 1 × 0 0 प्लस 1 × 1 1। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 × 1 0 प्लस 1 × 1 1 प्लस 1 × 0 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नाउ सेकेंड रो, दिस इज द सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 0, दैट इज 0, प्लस 0 × 1, दैट इज 0, प्लस 1 × 1 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 × 1 1 प्लस 0 × 0 0
plus 1 into 1, that is 1. Second row, third column, 1 into 1, that is 1, plus 0 into 1, that is 0, plus 1 into 0, that is 0. Now what we will do, third row, first column, 1 into 0, that is 0, 1 into 1, that is 1, 0 into 1, that is 0. Third row, second column, 1 into 1, that is 1, plus 1 into 0, that is 0, plus 0 into 1, that is 0. Third row, third column, 1 into 1, that is 1, 1 into 1, that is 1, plus 0 into 0, that is 0. ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 plus 1, that is 2, ये हो जाएगा 2 1 1, तो ये हो गया 2 1 1, देन देन 1 2 1, तो ये हो गया 1 2 1, देन 1 1 2, तो ये हो गया 1 1 2। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये ए स्क्वायर आ गया आपका। अब जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3i बाय 2, तो अब 3i क्या होगा, 3i, देखो जो ऑर्डर है वो 3/3 का ही होगा, तो 3i हो जाएगा 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। देन राइट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड इज ए स्क्वायर minus 3i by 2. This is the right hand side, a square minus 3i by 2, a square minus 3i by 2, a square minus 3i by 2. The value of a square is 300 030 003, 300 030 003। देखो ये जो 2 है इसको हम बाहर ही रखते हैं अभी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/2, और होल ब्रैकेट माइनस, फिर ये कितना आ गया हमारा 3i, ए स्क्वायर था 211, ओहो ए स्क्वायर था 211, 121 112 121 112, और ये 300 030 003, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो फर्स्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग को माइनस करोगे, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 - 0 ये भी क्या हो जाएगा 1, 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, और 1 - 0 क्या हो जाएगा 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, और 2 - 3 ये कितना हो जाएगा -1। अब चेक करो क्या यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया था, देखो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, 1/2 -1 1 1, तो देखो 1/2 -1 1, फर्स्ट रो सेम आ रही है, देन सेकेंड रो 1 - 1 1 एंड 1 1 - 1, 1 - 1 1 and 1 1 - 1, that is left hand side is equal to right hand side, hence proved। So यहाँ के हमारे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट्स इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।